जब इंसान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशों के साथ देखता है दुनिया को, तो वो आप सबको मालूम है, आप इर्द गिर्द अपने देखें, आपको इनइक्वालिटी नजर आती है, आपको मुसावात नजर नहीं आती, आपको बराबरी नजर नहीं आती, आपको साफ पता लगता है कि बहुत ज्यादा गुर्बत है दुनिया में और बहुत ज्यादा महरूमी है दुनिया में। लेकिन हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। 2.5 करोड़ तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। मैंने चूंकि एजुकेशन में काम किया तो मुझे मालूम है कि ये गलत फिगर्स हैं, इससे ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। जो पाकिस्तान के तमाम बच्चे हैं उनको तालीम का मुसावी हक होना चाहिए। तमाम बच्चों के पास ये बुनियादी हक होना चाहिए कि वो आला से आला तालीम हासिल कर सकें, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला असल में गुर्बत है। जब गुर्बत होती है तो वो मल्टी डायमेंशनल उसके इफेक्ट्स होते हैं। वो तालीम ना देने पे भी नजर आती है अपने बच्चों को। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिसके पास पैसे हों और वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, उसका बच्चा टैलेंटेड भी हो तो वो उसको ना पढ़ाए। ऐसा कोई इंसान नहीं होता। पहले एक जमाने में ऐसा होता था कई दफा के लोग कुछ और तरह सोचते थे, लेकिन अब नहीं सोचते। मैंने पाकिस्तान के गाँवों में, देहातों में, कस्बों में जाके लोगों से इंटरेक्शन किया है। हर इंसान पसमानदा तरीन इलाके में भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। और अगर आपने इसका सबूत देखना है तो शहरों में बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो थोड़े से भी मीन्स अगर हों तो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजते हैं। तो गुर्बत एक तो इस तरह नजर आती है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। फिर इस तरह नजर आती है कि लोग इलाज नहीं करा सकते, और ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो अस्पताल खुले हुए हैं वो गरीबों के लिए नहीं है। गरीब अभी भी ज्यादातर जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर उनका इन्हिसार है। उसमें दम कराने से लेके, होम्योपैथिक से लेके, हिकमत से लेके, यूनानी दवाखानों से लेके, ये तमाम मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और कई दफा तो ये भी कहा जाता है कि एलोपैथी में तो इलाज है ही नहीं, असल में तो इलाज इनमें है। ये आपको इस मुल्क में बहुत नजर आएगा क्योंकि महरूमी है, लोगों के पास पैसे नहीं है। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ 17,500 मिनिमम वेज है। 17,500 मिनिमम वेज है जो कि मिलती नहीं है फिर भी, सिवाय पब्लिक सेक्टर के और कॉर्पोरेट सेक्टर, वो भी स्पेशली मल्टीनेशनल जो है वो इसको फिर भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको जो नजर आता है, आपको साफ पता लगता है कि लोग लाहौर जैसे शहर में 6,000, 8,000, 10,000 रुपए में काम करते हैं महीने पे। औरतें ऐसी हैं लाहौर में जो 3-3 हजार रुपए पे नौकरी करती हैं पर मंथ और पढ़ाती हैं, वो टीचर्स हैं। आप क्या समझते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ दे सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि वो इस मुल्क में इज्जत के साथ रह सकते हैं? दुनिया में जब हम उस ऐनक से देखते हैं जिसके कोई शीशे रंगदार ना हो तो हमें हर तरफ गुर्बत नजर आती है। ये हकीकत है सबसे बड़ी दुनिया की, महरूमी नजर आती है। और हमें कहा यह जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं तो खुदा को बहुत मेहरबान समझता हूँ क्योंकि उसने इतनी बड़ी दुनिया बना दी है, इसमें हर चीज डाल दी है। जो चीज आपको चाहिए मौजूद है। पानी है, धूप है, ऑक्सीजन है, उसके बाद खाना है, उसके बाद हमें कपड़े बनाने आते हैं, हम पहनते हैं, हमें घर बनाने आते हैं, घर का सारा मटेरियल मौजूद है। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज में हमें जो चाहिए वो मौजूद है। इस दुनिया में हर वो चीज मौजूद है जिसकी इंसान को जरूरत है या जरूरत उसको थी एक तमद्दन के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। तमाम चीजें मौजूद हैं, तो वो तो बड़ा मेहरबान है। तो ये क्यों है कि हम उसका नाम लेके ये कहते हैं कि उसने कुछ लोगों को अमीर बनाया है और कुछ लोगों को गरीब बनाया है? हम ये कैसे कहते हैं? क्योंकि इस पूरे जुमले के अंदर इंसानी तारीख छुपी हुई है, स्पेशली उन मुल्कों की जो कि पसमानदा है। और इसी जुमले के अंदर उन तमाम मुल्कों के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का इस्तेहसाल, जिस तरह का जुल्म हो रहा है, उसके ताने बाने इसमें जाके मिलते हैं। आपको बताया जाएगा कि खुदा ने अमीर और गरीब बनाए हैं। लेकिन जब आप अमीरों को आपस में लड़ते देखेंगे, सियासी मैदान में भी, मुआशी मैदान में भी, समाजी मैदान में भी, तो आपको पता चलेगा कि जो हमें वो बता रहे हैं कि अमीर और गरीब खुदा ने बनाए हैं, वो खुद इस बात को नहीं मानते क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। एक इंसान अरबपति है और वो इंडस्ट्री का मालिक है, तो वो एक और इंडस्ट्री जो कि अरबपति की है वो उसको नीचा दिखाने के लिए उसके साथ कंपटीशन कर रहा है। तो वो मान क्यों नहीं लेता कि इसको खुदा ने ये सारा कुछ दिया है तो मुझे उससे लड़ना ही नहीं बनता, ये तो खुदा ने इज्जत दी है उसको, लेकिन वो लड़ता है उससे फिर भी। सियासत में आप देखें तो एक पार्टी के अमीर लोग दूसरी पार्टी के अमीर लोगों को बुरा भला कहते हैं। वो इस बात पे मुसर होते हैं कि ये लोग जो हैं ये लोग ठीक नहीं है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि खुदा ने अमीर बनाए हैं। तो अगर खुदा ने अमीर बनाया किसी को तो आप उसे लड़ क्यों रहे हो? आप तो मानो ना कि वो तो अमीर है तो मैं उससे क्यों लड़ूंगा? तो ये जो अमीर गरीब का मसला है, ये सियासी तौर पे इसको लोगों के सामने उस तरह नहीं बयान किया जाता जिस तरह असल में है। असल बात यह है कि अमीर निजाम बनाता है और गरीब भी निजाम बनाता है। जितना अच्छा निजाम होगा उतनी ही आम इंसान के लिए खुशहाली होगी, जितना बुरा निजाम होगा उतनी ही आम लोगों के लिए बदहाली होगी। और निजाम जो है वो खुदा नहीं बनाता, सियासी निजाम वो इंसान बनाते हैं। खुदा ने हमारे साथ जो करना है वो आखिरत के बाद करना है।
इस दुनिया में हम जो देख रहे हैं, आप भी बड़े होंगे तो देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द चोरी चकारी, डाके, कत्ल, एक दूसरे के साथ जुल्म, ये आपके इर्द गिर्द रिश्वत, सिफारिश, ताल्लुकात इस्तेमाल करके आगे बढ़ना, ये आपके इर्द गिर्द हर तरफ हो रहा होगा। और लोग ये कह रहे होंगे कि नहीं, ये तो खुदा ने किया है। वो खुदा नहीं कर रहा होता, वो इंसान कर रहे होते हैं। और उस निज़ाम में ये ज्यादा हो रहा होता है जो निज़ाम ठीक नहीं होता। उस निज़ाम में गुंजाइश होती है कि आप ये सब कुछ कर सकें। और निज़ाम किसने बनाया ये वाला? ये खुदा ने नहीं बनाया। मैं आपको, आप छोटे हैं लेकिन आपको ये बात समझ आनी चाहिए, अगर आप इनकलाबी ज़हन के साथ बाहर ना निकले तो मेरा ख्याल है कि आपके पढ़ने का इस इदारे में कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक ऐसे इंसान बन गए जो कि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी अमल के अंदर कहीं ना कहीं जाके फिट इन होके बस अपने बाल बच्चों के लिए रोजी कमाएंगे, तो आप यकीन रखें कि मुल्क चेंज नहीं होगा आपकी वजह से। आप लोग अपने हाथ से उस वक्त मुल्क को चेंज करेंगे जब आपका शऊर जो है वो तमाम चीजों का अहाता करेगा जो आपके इर्द गिर्द हो रही है। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, और ये थोड़ी सी बात अब रह गई है, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। तो आप लोग जो हैं, आपके हाथ में ये सारा निज़ाम है इस वक्त इंसानों के। पार्लियामेंट जो है, जब आप उसमें जाते हैं, उसमें कानून साजी होती है। कानून साजी का मतलब क्या है कि एक्चुअली हम लोगों की तकदीर लिखी जाती है, वो इस मुल्क में रहने वाले लोगों की, और वो इंसान लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिनिमम वेज जो है 17,500 है, तो 17,500 मिनिमम वेज आपने हाँ या ना में जवाब देना है। 17,500 मिनिमम वेज इंसानों ने लिखी है या खुदा ने? क्या खुदा ने लिखी है 17,500 मिनिमम वेज? इसका मतलब क्या है? ये आपको मिलेगा। इसका मतलब एक और भी है कि आपको ये मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इसका एक मतलब और भी है कि आपने जो करना है इसी में करना है। और इसका मतलब आखिरी ये है कि आपको ये जितनी चीजें ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि 17,500 में वो नहीं आती। तो ये खुदा लिख सकता है आपके लिए? क्या कभी खुदा आपके लिए ऐसी तनख्वाह लिख सकता है कि जिसमें आप अपने बच्चों को तालीम ना दे सकें, इलाज ना करा सकें, मकान का बिल ना दे सकें, किराया ना दे सकें, आप ट्रांसपोर्टेशन का कोई आपके पास सिलसिला ना हो, ना गाड़ी हो, ना मोटरसाइकिल हो, ना ही आप अपने बच्चों को सैर कराने लेके जा सकें? क्या आपके लिए खुदा ये कर सकता है? इतना मेहरबान खुदा। तो ये जब लिखते हैं तो ये तो इंसान लिखते हैं, ये खुदा नहीं लिखता। और जब इंसान ये लिखते हैं तो साथ पता क्या लिखते हैं? वो साथ ये लिखते हैं कि कल गाड़ियों की इम्पोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी है वो खत्म कर दी जाएगी 1 महीने के लिए, और उस 1 महीने में जितने भी अमीर लोग होते हैं वो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, और उसको इंपोर्ट करने की सूरत में वो अरबों खरबों रुपया कमा लेते हैं 1 महीने के अंदर। उसके बाद 1 महीने के बाद वो कानून वापस ले लिया जाता है, और ये रोज पाकिस्तान में होता है, और वापस ले लिया जाता है, और उसके बाद दोबारा आम इंसान के लिए वही कानून रहता है। वो 1 महीने का जो लोगों को फायदा दिया जाता है, आपको लगता है कि वो चंद अमीरों को वो फायदा खुदा देता है? वो लिखा ही खुदा ने नहीं है, वो तो इंसानों ने लिखा है। अच्छा, वो इंसान कौन है जो लिख रहे हैं हमारे लिए गुर्बत और अपने जैसे लोगों के लिए अमारत? ये कौन इंसान है जो ये लिख रहे हैं हमारे लिए? ये वो इंसान है जो खुद अमीर हैं, ये सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, माफियाज हैं। ये इस मुल्क के अंदर नस्लों से बैठ के इस मुल्क को निचोड़ रहे हैं, इस मुल्क को चूस रहे हैं। और ये एक तबका है पूरा, वडेरे हैं, सियासी पीर हैं। मैं पीरों की इज्जत करता हूँ वैसे, लेकिन उनकी नहीं करता जो सियासत भी साथ करते हैं। साथ कबायली सरदार भी हैं। मैंने आपको कहा मैं तो बागी हूँ, मैं तो हर एक का नाम लेता हूँ, इन तमाम तबकात का नाम लेता हूँ। तो ये सब वो लोग हैं जो हमारे लिए कानून नहीं बना रहे और अपने जैसे लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। और फिर हमारे लिए कानून अगर कोई बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। सारा कानून जो इम्प्लीमेंट होता है वो अमीरों के लिए होता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि सारी जो दौलत है जो इस मुल्क में पैदा कौन करता है? किसान, मजदूर और लोअर मिडिल क्लास। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको सिर्फ ये 3 लोग काम करते सही नजर आएंगे, किसान, मजदूर, लोअर मिडिल क्लास। और आई एम टॉकिंग अबाउट 200 मिलियन पीपल हियर। 20 करोड़ लोग हैं जो इस पूरे 3 क्लासेस के अंदर आते हैं। ये पैदा करते हैं दौलत हमारे लिए, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करके ये हमारे लिए दौलत पैदा करते हैं इस मुल्क की। लेकिन ये दौलत एक ऐसा साइफन लगा हुआ है जो उस सारी दौलत को जो ये पैदा करते हैं 20 करोड़ लोग, वो सारी दौलत को साइफन करके चंद हाथों में ले जाते हैं। और वही हाथ जो है वो एक ही टाइम पे अमीर भी होते हैं, दूसरे ही टाइम पे वो ताकतवर भी होते हैं, और तीसरे टाइम पे वो हमारा मुल्क भी चला रहे होते हैं। तो ये लोग जो हैं ये मुल्क अपने लिए चलाते हैं, अपने तबके के लिए, ये कानून अपने लिए बनाते हैं और ये हमें कोने में लगा के रखते हैं। ये असल में पाकिस्तान की तारीख है जो आपको समझनी चाहिए। और ये वही ऐनक लगा के नजर आएगी जिसके कोई शीशे रंगदार नहीं है। तो
अब मैं ख़त्म इस पे करता हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरा जो वो बगावत का सफ़र था वो आहिस्ता आहिस्ता इनकलाबी होने पे ख़त्म हुआ और अभी इसी तरह चलेगा। इंसान का कुछ पता नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो चेंज चीज़ होती है दुनिया में वो इंसान होते हैं और उनकी सोच होती है। लेकिन मेरा गुमान यही है कि मेरी मरते दम तक तो मैं इसी तरह रहूँगा, क्योंकि मैंने जो करना था कर लिया है। और क्या करना है, ख्वाहिश तो मुझे है नहीं कोई कुछ बनने की। अब मेरे पास तो इतने पैसे भी हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आपके माँ बाप ने, आपके चचा तायों ने, आपके घर वालों ने, आपके दादा दादी ने। मेरा म्यूजिक जो था वो तमाम पाकिस्तान के अंदर देहातों में, शहरों में, हर जगह सुना गया। मैं 40 लाख एल्बम जो है वो बेचता था, मतलब मैं नहीं, मेरी कंपनी बेचती थी। 40 लाख एल्बम का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां आप सुने नहीं जा रहे। तो हम जैसे 3-4 आर्टिस्ट थे जो हमने पाकिस्तान में मेरी तरह के, जिन्होंने इस हद तक बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, वहाँ पे म्यूजिक वो अपना लेके गए हैं। बाकी रीजनल है ज्यादा या क्लास बेस मौसीकी है। जैसे अगर आपने शहरी इलाकों के लिए मौसीकी बनानी है तो आप एक खास मौसीकी बनाएंगे, वो शहर के लोग बड़ा इंजॉय करेंगे, लेकिन देहात के लोगों को वो समझ नहीं आएगी। आपको शायद मालूम नहीं है कि देहात के लोग गिटार और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जरिए जो बनाई जाती है मौसीकी वो उनको नहीं समझ आती। या आप जब देहात में जाएंगे तो आपको पता चलेगी मेरी बात। तो आपको ऐसी मौसीकी बनाना जो तमाम पाकिस्तान सुन सके, उसके लिए बड़ा इंटेलिजेंटली आपको, अगर आपका गोल ये है, अगर आपका गोल ये नहीं है और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं या आप अपना ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, अगर आप ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं तो आप शहरी म्यूजिक करें सिर्फ। तो शहरी म्यूजिक करने का आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर जाना चाहते हैं, अगर मेरी तरह के अज़ाइम है, तो फिर आपको वो म्यूजिक बनाना पड़ेगा जो शहरों में भी लोग सुने और गाँव में भी लोग सुने। तो वो खास किस्म का म्यूजिक होता है। वो जब आप मेरे एल्बम सुनेंगे तो आपको पता लगेगा वो मैंने बड़ा सोच समझ के बनाया, ऐसे नहीं बनाया। मैंने बड़ा सोच समझ के इस काम में कदम रखा। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की पहले यूटी लाहौर से। मैंने अपने वालिद साहब को, जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, मेरी वालदा भी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी, मैंने उनको वो डिग्री दी लेके मैंने कहा जी मुझे अब म्यूजिक करने दें ताकि मैं आई जस्ट वांट टू रीच आउट टू पीपल सो दैट आई कैन टेल देम व्हाटएवर आई हैव लर्नड इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन दिस प्लेनेट। तो वो मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है आप कर लो। मैंने फिर अपना मौसीकी की। तो ये सारा कुछ करते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी बगावत ख़त्म हुई और मैं इनकलाबी ज़हन मेरा बन गया। और अब मुझे ज़रूरत है नहीं किसी चीज़ की। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बल्कि अब तो ये होता है कि कई दफ़ा मुझे कोई चीज़ मिलती है, लोग मुझे कहते हैं अवार्ड मिल गया कोई, जैसे अभी ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला 2016 में। तो जब मैंने वो लिया, ये ममनून हुसैन साहब थे, मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा था तो मैं देख रहा था कि मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा जज्बे और जोश वाले लोग जो हैं वो बहुत बुरी हालत में इस मुल्क के अंदर हैं। उनको ये नहीं मिल रहा, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको मौके नहीं मिल रहे। मैं आपको सच बताऊं, मेरे से ज्यादा अच्छा गाने वाले आप में बहुत सारे होंगे इस वक्त, मेरे से ज्यादा बेहतर बात करने वाले आप में से बहुत सारे होंगे। वो कहते हैं ना कि कल और आएंगे नगमों की बिखरी कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, फिर कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो हम सब पल दो पल के लोग हैं, उसी में करना है जो करना है। तो मैंने तो ये कर करा के देख लिया है, ज्यादातर ये ऐसा ही है, बस कोई मजा नहीं आता। आपके इर्द गिर्द महरूमी हो, आपके इर्द गिर्द इतनी गुर्बत हो, आपके इर्द गिर्द इतनी परेशानी हो, लोग इलाज को रो रहे हो, लोग मर रहे हो बीमारी से, लोग भूखे हो, लोगों के बच्चों के पास तालीम ना हो, और आप जो है वो सक्सेस स्टोरी जो है अपनी बड़ी करते जाएं। मुझे ये बहुत ही जालिमाना फेल लगता है और मैं अंदर से मुझे तकलीफ होती है। जब भी मुझे कोई चीज अब मिलती है, मुझे कहा जाता है ये आप कामयाब हो गए, मुझे कहा जाता है जी आपको देखें एक और ये मिल गया, मुझे उतनी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे से बेहतर लोग जो है उनको ये नहीं मिल रहा। और मैं बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो खुदा की तरफ से हो रहा होता है, क्योंकि खुदा ने मेरे साथ जो करना है वो आखिरत में करना है, वो इस दुनिया के निजाम की वजह से हो रहा होता है। मुझे वेल प्लेस कर दिया गया है। आपको पता है आप पैसे कमा लेंगे तो आप और पैसा बनाएंगे, आप मशहूर हो जाएंगे, आप और शोहरत आपको मिलेगी। दुनिया का निजाम ऐसा बनाया गया है, लोगों को क्रीम में से निकाल लिया जाता है, निकाल के अलहदा रख दिया जाता है, उनकी अलहदा दुनिया होती है, बाकी सब लोग वैसे ही जूतियां चढ़खाते फिरते हैं। वो समझते हैं कि हम बड़ी चीज है। जब थाने कचहरी में जाना पड़े पता चलता है कि कितनी इज्जत है मेरी। अच्छे भले जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको अपनी इज्जत और वक़्त का पता लगता है जब उनके रियासत के अदारे जो हैं वो आके उनके ऊपर हाथ डालते हैं, उनके बाल बच्चे, उनके घर वाले, उनके कोई भी, उनको पता लगता है कि अरे ये तो मेरी तो इज्जत ही कोई नहीं थी, मैं तो ऐसी एक बबल में बैठा हुआ था। इज्जत तो सिर्फ उन लोगों की है जो इस मुल्क चलाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अपने अंदर इनकलाबी जज्बे ना मरने देना कभी भी, खुदा के सामने हमेशा सजदा रेज रहना, लेकिन इंसानों के बनाए हुए निजाम से जरूर बगावत करना। ये खुदा का नहीं, ये इंसानों का निजाम है जिसने आपको अमीर और गरीब बनाया।
और जब तक आप ये करते रहेंगे आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद और ज़्यादा अच्छा लगता रहेगा। आपकी ये चाहत ख़त्म हो जाएगी, मैं ये कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ग्लोरीफाई कर लूँ अपने आप को। आपका दिल करेगा कि मैं मिट जाऊँ, मिट्टी में मिल जाऊँ, लेकिन तमाम लोगों की खुशहाली के लिए, क्योंकि खुशहाली असल चीज़ है। आपको पता है खुशहाली के लिए अगर आप काम करते हैं तमाम लोगों की, तो तमाम प्रेजुडिसेस खत्म हो जाते हैं। कोई रिलीजन का प्रेजुडिस नहीं रहता। गुर्बत में मजहब, नस्ल, कौम, इलाका, रंग, इन सब के इख्तलाफात उभरते हैं। खुशहाली के अंदर ये सब इख्तलाफात नीचे बैठ जाते हैं। इसीलिए आपने खुशहाल मुल्कों में देखा होगा लोग इन चीज़ों पे नहीं लड़ते, वो मसला ही नहीं बनाते इन चीज़ों को। लेकिन जहाँ पे आपको गुर्बत नजर आएगी वहाँ पे आपको ये मसले उजागर होते नजर आएंगे। तो खुशहाली असल मसला है इंसानों का, असल मसला। मैंने कभी भी डिफेंस में लोगों को टेबल के ऊपर बैठ के मजहब के ऊपर, सकाफत के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, मतलब समाज के ऊपर बहस करते हुए एक दूसरे को मारते नहीं देखा। वो चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी सी ऊंची आवाज करते हैं, फिर वापस कर लेते हैं, फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। क्योंकि एक का घर 2 कनाल का होता है और एक का 4 कनाल का, वो अफोर्ड नहीं करते लड़ना। लेकिन यही चीज आप ले जाएं गरीबों में तो आपको लड़ाई तैयार मिलती है। और लोग ये करते हैं गरीबों के साथ, उनको लड़ाते हैं इन चीजों पे। कभी मजहब पे लड़ाते हैं, कभी फिरके पे लड़ाते हैं, कभी उनको नस्ल पे लड़ाते हैं, कभी उनको इलाके पे लड़ाते हैं, कभी सूबे पे लड़ाते हैं, मुख्तलिफ चीजों पे लड़ाते हैं। लेकिन एक चीज जिसपे गरीब को लड़ना चाहिए असल में, जो तमाम लोगों का मसला है, खुशहाली, खाना, कपड़ा, घर, तहफ्फुज, तालीम, सेहत, रोजगार, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, इज्जत, ये वो चीजें जो सबको चाहिए। जो भी मजहब हो, जो भी फिरका हो, जो भी नस्ल हो, जो भी कौम हो, जो भी इलाका हो, जो भी सूबा हो, तमाम लोगों को ये चीजें चाहिए। उनके बच्चों को भी चाहिए, उनके माँ बाप को भी चाहिए, उनके घर वालों को भी चाहिए। इस पे लड़ना है, ये समझ के लड़ना है कि हमारा हक है इस जमीन पे, ये जमीन हमारी है क्योंकि ये खुदा की है। मैंने एक दफा बोला था कि सब कुछ जब रब का है तो फिर ये सब का है। क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है, ये तेरा ना मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। तो इसलिए आपको इनकलाबी बनना है जिंदगी में। आप लोग जिन घरों से आए हैं, मैं आपके घरों को सलाम करता हूँ। आप वो लोग हैं जो हम इस मुल्क को चलाते हैं। आप वो लोग हैं जिनके माँ बाप ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप वो लोग हैं जिनके खानदानों ने इस मुल्क के अंदर इसी जमीन का सीना चीन के हमारे लिए गल्ला उगाया है, फैक्ट्रियों में काम करके हमारे लिए चीजें बनाई हैं और अदारों में काम करके हमें अपनी खिदमात दी हैं, सर्विसेज दी हैं। आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ। आप भी अपने आप को एक दफा मेरे साथ सलाम कीजिए और अपने माँ बाप को भी कीजिए और अपने घर वालों को भी कीजिए। सब ऐसे करेंगे। Now I think that my objective today for coming to this alma mater of yours has been achieved. मुझे बहुत खुशी हुई इधर आके। मैंने कोई अपनी पार्टी के हवाले से सियासी बात नहीं की, मुझे डॉक्टर साहब ने भी कहा था। मैं अमजद साकिब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासत सबसे बड़ा काम होता है, सोशल वर्क, लेकिन उसके बाद जो है वो यही होता है जो अमजद साकिब साहब कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि चैरिटी को सोशल वर्क की तरह किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि चैरिटी सिर्फ खैरात का नाम है और खैरात किसी का देना और किसी का लेना, दोनों अमल मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन सोशल वर्क बड़ी अच्छी चीज़ है। अमजद साकिब साहब सोशल वर्क कर रहे हैं। बेशक वो इंस्टीट्यूशन उनका लोगों से पैसे लेता है और वो बड़े अच्छे लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ हूँ। अमजद साकिब साहब को बहुत मुबारकबाद। इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी देख के बहुत खुशी हुई है। आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं बड़े लर्निड आदमी हैं। आपके असातिज़ा कराम जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। मेरे वालिद साहब के स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट भी रहे हैं आप शायद। और जी, तो डॉक्टर साहब मेरे बड़े मुकद्दम हैं। तसद्दुक़ हुसैन साहब जो हैं ये मेरे वालिद साहब के स्टूडेंट भी रहे हैं और उनके दोस्त भी हैं भी, और मैं इनके साथ भी जाता रहा हूँ जब ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी में होते थे। ये भी मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। ज़फ़र साहब मेरी यूटी लाहौर से हैं, ये इनके साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और दुआओं में याद रखिएगा। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।